हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हेलो पुरुषोत्तम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी डिले के सेशन को प्रोसीड करते हुए हम यहाँ पर आज अक्टूबर 2023 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे गाइस। जून तक जितना भी एमसीक्यू था सब मैंने डिस्कस कर लिया, सॉरी पीवाईक्यू जितने भी थे जून 2024 तक के सारे हमने डिस्कस कर लिए। आप लोग मुझे बताएंगे मेरी साउंड आ रही है नहीं आ रही है, सारी चीजें आप लोग प्लीज मुझे चैट सेक्शंस में बता दीजिएगा। सारी चीजें परफेक्टली फाइन है। तो अब हम अक्टूबर 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं जो ये सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने इस सीरीज में सबसे पहले मई 2025 के पीवाईक्यू को डिस्कस किया था, ठीक है। फिर मैंने नवंबर के पीवाईक्यू को डिस्कस किया है 2024 के। उसके बाद मैंने जून के पीवाईक्यू को डिस्कस किया है जो कि 2024 में आया था। नाउ इट्स टाइम कि हम अक्टूबर के भी 2023 के पीवाईक्यू को डिस्कस कर ले एंड देन मई 2023 के भी हम पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस है ना गाइस, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अक्टूबर के और नवंबर के, ठीक है। तो चलिए सेशन को प्रोसीड करते हैं। और स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ क्लास रिटेल बैंकिंग। क्लास रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पहला है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के बारे में बोला है, दूसरा है फोकस ऑन द नीश कस्टमर सेगमेंट, तीसरा है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर कॉमन मासेस एंड लास्ट वन इज द टारगेटिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। अब आपको यहां पर यह बताना है कि इसमें से क्लास रिटेल बैंकिंग का फीचर कौन सा नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट आपको बिल्कुल क्लास रिटेल बैंकिंग में दिया जाता है। फोकस हम यहां पर किस पे करते हैं? नीश कस्टमर सेगमेंट पे, यानी कि जो आपका HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होता है जिसके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी होता है। ऑप्शन डी देखिए, टारगेटिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और लास्ट वन इज द आल्सो करेक्ट आंसर। तो कौन सा इसमें से रह गया है जो इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट फॉर द कॉमन मासेस। तो अब सवाल यह था कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हम किस में देते हैं? तो ये हम देते हैं मास रिटेल बैंकिंग में, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में गाइस पूछा गया था। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कोई दुख दर्द किसी को भी? तो प्लीज आप लोग चैट सेक्शंस में बताइए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गाइज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर मैंने आपको दिखा भी दिया है जो 2 टर्म्स है जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी था। देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। पहला है मास रिटेल बैंकिंग एंड दूसरा है क्लास रिटेल बैंकिंग, जिसको आप प्राइवेट बैंकिंग भी बोलते हो, ठीक है। तो अगर क्लास रिटेल बैंकिंग या प्राइवेट लिख के आए, आंसर्स आपके सेम ही होंगे गाइस, ठीक है। मास रिटेल बैंकिंग में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, मास मतलब लार्ज इन क्वांटिटी, राइट। तो कस्टमर बेस आपको मास रिटेल बैंकिंग में कैसा देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर किस तरीके का प्रोडक्ट्स देते हैं? स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स देते हैं, यानी कि जो भी आपका कोर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर कोर प्रोडक्ट की बात की जा रही है गाइस, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, जो आपके लोन्स वगैरह होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, दीज ऑल आर द कोर प्रोडक्ट्स फॉर द बैंक। तो हम यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड सभी के लिए एक जैसा यहां पर प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्लास रिटेल बैंकिंग, क्योंकि यहां पर टारगेट ही हम नीश कस्टमर सेगमेंट यानी कि जो एफ्लुएंट अमाउंट ऑफ मनी, इमेज से दिख रहा होगा कि ओह बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो एफ्लुएंट मनी वाले जो कस्टमर्स होते हैं, HNI कस्टमर्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। तो उनको हम कैसा प्रोडक्ट देंगे? तो इनको हम कस्टमाइज बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एज पर द नीड्स, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, हम यहाँ पर उनके हिसाब से प्रोडक्ट की क्या करते हैं? कस्टमाइजेशन करते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड रहता है और यहाँ पे हम कस्टमाइज करके देते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है? गुड गुड गुड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अ क्रेडिट स्कोर। चैप्टर 7 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। क्रेडिट स्कोरिंग नाम का एक चैप्टर है आपका, उसी का ये क्वेश्चन है गाइस। 4 ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, पेमेंट हिस्ट्री एंड करंट डेट,
ब्रांच लोकेशन ऑफ द बैंक, नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट्स हेल्ड और एज ऑफ द कस्टमर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करता है क्रेडिट स्कोर पे। तो जब भी आपको क्रेडिट स्कोर किसी भी कस्टमर्स का आप देखोगे तो किस तरीके से इंपैक्ट करता है, क्या उसके पीछे का रीजन होता है गाइस, तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेमेंट हिस्ट्री और करंट कोई डेट है तो। अगर मान लो किसी का करंट डेट चल रहा है तो आपकी क्रेडिट स्कोर कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपका पेमेंट हिस्ट्री देखा गया, ठीक है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी देखा गया, आपने प्रॉपर्ली ईएमआई वगैरह टाइमली रीपे नहीं किया है तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कैसा हो जाता है? गिर जाता है। क्रेडिट स्कोर कितने से कितने के बीच में होता है गाइस? 300 से लेकर के 900 के बीच में आपका क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है। एक गुड क्रेडिट स्कोर किसको माना जाता है? 700 से अबव अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो इसको एक गुड क्रेडिट स्कोर माना जाता है, ठीक। इसको हम गुड क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑल गुड, ठीक है। चलिए आइए यहां पर थोड़ा सा क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में देख लेते हैं। अब आपको ना एक यहां पर क्रेडिट स्कोर के बारे में एलन ग्रीनस्पैन जो कि प्रेसिडेंट थे फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड के, ठीक है, उन्होंने एक यहां पर क्रेडिट स्कोर के बारे में ये बोला कि बैंक जब किसी भी कस्टमर्स को लोन देती है ना, तो जब लोन देती है तो उस लोन का टाइमली रीपे होना या ना होना पूरी तरीके से बैंक के हाथ में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर बैंक है तो बैंक को यहां पर रिस्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी भी कस्टमर्स को लोन देते हैं तो वो रीपे करेगा नहीं, आपको पता है, नहीं पता ना, तो आपको यहां पर रिस्क तो देखने को मिलता ही है, आप भी एक रिस्क ही लेते हो। लेकिन यहां पर एलन ग्रीनस्पैन कहते हैं कि बैंक को रिस्क से हम पूरी तरीके से रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, हटा तो नहीं सकते हैं, बट प्रोफेशनली इसको हम कम जरूर कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली हम इसको कैसे कम कर सकते हैं गाइस? बैंक को रिस्क से कैसे बचाया जा सकता है प्रोफेशनली? यूजिंग क्रेडिट स्कोर। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया जिसमें इन्होंने कहा कि हम प्रोफेशनली सबसे बेस्ट तरीका होगा हमारे लिए, अगर हमको कस्टमर्स से अगर किसी को लोन दे रहे हैं और रिस्क से खुद को बचाना है तो हम क्रेडिट स्कोरिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है? बाय द फैक्टर्स जैसे कि पेमेंट हिस्ट्री, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट, कितना अवेल्ड है अभी तक, आपने कितना टाइप्स ले रखा है क्रेडिट को, ठीक है, न्यू क्रेडिट कितना है, करंट डेट आपका क्या है और लेंथ क्या है उस क्रेडिट के हेल्ड का, ठीक है। तो क्रेडिट स्कोर आपको इन सारी चीजों के बारे में बता देता है। तो यही एलन ग्रीनस्पैन ने कहा था और यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा हुआ था। यहां तक किसी को कोई डाउट? इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे रिस्क के बारे में और उनके ट्रिगर्स के बारे में बताए हैं जो यहां मैंने डिस्कस नहीं किया है। ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यू मैंने कराए हैं, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मोर देन, हाँ दिव्या, मोर देन, ओके मैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस तो मई में भी पूछे गए हैं गाइस, मई 2025। बैंक्स कैलकुलेट फॉयर मेनली टू, बैंक्स फॉयर का कैलकुलेट क्यों करती है? यानी कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो की बात की जा रही है। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन बी इंश्योर दैट द बोरोवर हैज अ सफिशिएंट नेट टेक होम पे आफ्टर लोन रीपेमेंट, ऑप्शन सी इंक्रीज लोन सैंक्शन लिमिट, या ऑप्शन डी रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। तो बैंक क्यों कैलकुलेट करती है फॉयर का गाइस? क्यों करती है? ये मेक श्योर करने के लिए कि जो बोरोवर है उनके पास सफिशिएंट नेट टेक होम पे होना चाहिए आफ्टर ऑल देयर ईएमआई डिडक्शन, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं? फॉयर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली बैंक हमेशा कम फॉयर लेती है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन की सैलरी है 50,000 की, ठीक है, इनकम है 50,000 का, उसने ऑब्लिगेशंस ले रखा है, कोई लोन ले रखा होगा उसने, जिसका हर महीने वो ईएमआई कैसे दे रहा है? 20,000 मान लो, ठीक है। तो यहां पर जब फॉयर कैलकुलेट किया जाता है तो फॉयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो भी आपका ऑब्लिगेशंस होता है डिवाइड किया आपने अपने इनकम से। जब आप इसको डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 40%। तो जो भी आपका इनकम होता है ना, बैंक उसका 40% इस्तेमाल करती है। किस चीज के लिए? कि आपके सारे ऑब्लिगेशंस को, सारे जो भी आपके ईएमआई है उसके लोन के रीपेमेंट को आप प्रॉपर्ली कर सको और उसके बाद आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी बचना चाहिए टू लीव योर लाइफ, ठीक है। तो इसी को फॉयर बोला जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ऑल क्लियर, ठीक है, ठीक है ना, ये बता रखा है ना मैंने
फायर के बारे में? और कुछ बताना है क्या? नहीं, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए गाइस, बार बार ये क्वेश्चन आ रखा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग मींस। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा है ओनली द फिजिकल चैनल, ठीक है। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू अ मिक्स ऑफ द फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। ऑप्शन नंबर सी restricting customers to ATMs and internet banking only. Option D avoiding direct contact with the customer. तो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या लग रहा है आपको? वैरायटी ऑफ चैनल्स की बात हो रही है, तो इसमें फिजिकल चैनल भी आएगा, इसमें आपका इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग भी आएगा, राइट, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी आएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं एक्सपीरियंस थ्रू अ मिक्स ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इसे ही हम मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए, कस्टमर्स को अगर आपको सेटिस्फाई करना है, कैसे आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो गाइस? मुझे बताओ, अगर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो आप कैसे करोगे? बेटर तरीके का सर्विस दोगे, है ना, कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से उनको सर्विस दोगे, जैसा उनको चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेशंस है उस तरीके का आप अगर उनको सर्विस दोगे तो ऑफकोर्स कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होते हैं, राइट। तो अगर आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करना है तो आपको मल्टीपल चैनल्स तो देने पड़ेंगे ना। अब ऐसा तो आप कस्टमर से नहीं कह सकते कि बस बैंक में आना, हाँ ब्रांच में आके सर्विसेज अवेल करना, नहीं, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज का जो टेक एरा आ गया है इसमें आपके पास वैरायटी ऑफ चैनल एक्सपीरियंस कस्टमर्स को देने पड़ेंगे, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। अगर आपके बैंक के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नहीं है तो कोई भी कस्टमर आपके यहां बैंकिंग क्यों करेगा? सीधी सी बात है। अगर आप उनको सिर्फ इतना कहोगे कि नहीं कोई भी डाउट हो आप ब्रांच में ही आया करो, आप बैंक में आया करो, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मनी भी जा रहा है और उसका दिमाग भी खराब हो रहा है। रेदर देन आप उनको ये बोलो कि फिजिकली अगर आपको विजिट करना है बिल्कुल आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के बारे में अपने कस्टमर्स को बताओगे ना? नहीं बताओगे? इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताना पड़ेगा। मोबाइल ऐप के बारे में बताओ कि हमारे पास डिजिटल ऐप है, आप इसके थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपको विड्रॉ करना है कैश वगैरह, एटीएम का इस्तेमाल करो 24/7। कियोस्क मशीन है, अब तो कियोस्क मशीन से आप प्रिंट भी कर सकते हो अपने पासबुक वगैरह को, है। तो ये सारे आपको वैरायटी ऑफ चैनल्स उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे, जिससे 24/7 कस्टमर्स बैंकिंग कर सके, तभी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपसे। बेटर सर्विस नीड, हाँ करेक्ट सर, करेक्ट रंजीत सर, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं चैनल एक्सपीरियंस होते हैं। तो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कितने आपके पास डिलीवरी चैनल्स होते हैं। तो 2 मोड के आपके डिलीवरी चैनल्स होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिजिकल चैनल में तो आपका 2 आ जाता है, एक आता है ब्रांच आ जाता है, एक आता है आपका एक्सटेंशन काउंटर। अब एक्सटेंशन काउंटर में कौन आ जाएगा? आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस फैसिलिटेटर आ जाएगा, यानी कि ऐसा जगह जहां पर कस्टमर्स के ब्रांच नहीं है, रीच नहीं है, वहां पर बैंक क्या करती है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बिजनेस फैसिलिटेटर को हायर करती है ताकि वहां तक भी अपने रीच को पहुंचाया जा सके, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज की रीच को पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो 2 आपके फिजिकल चैनल्स होते हैं, ठीक, ब्रांच और एक्सटेंशन काउंटर। और इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास एटीएम आ गया, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, मोबाइल बैंकिंग आ गई, जिसके थ्रू एनी टाइम एनीवेयर 24/7 कस्टमर्स आपसे सर्विसेज ले सकता है। तो कस्टमर्स अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू सर्विसेज ले रहा है तो वो खुश रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि उसको बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसका टाइम मनी सब बच रहा है, वो 24/7 एक्सेस कर पा रहा है, उसको जरूरत नहीं है 9 से 6 आने की बैंक में, है ना। वो कभी भी घर बैठे बैठे कहीं से भी एक्सेस कर सकता है अपनी सर्विसेज को, हाँ या ना? ओके मैम, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? आज मैं 4 ही क्वेश्चन लेकर के आई थी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आई थी। जैसे जैसे गाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ना, तो आप देखोगे कि मई और अक्टूबर में काफी इजी क्वेश्चंस आए थे, धीरे धीरे आपका लेवल हाई हुआ था। जैसे कि मई 2025 का मैंने क्वेश्चन कराया था, तो उसमें थोड़े से लेवल हाई देखने को मिले हैं, जो ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। 3 घंटे का सेशन कंपाइल्ड भी करा दिया है, एक काम कीजिए जाकर के उस सेशन को देखिए। और साथ के साथ आप देख सकते हो ये जो अक्टूबर का क्वेश्चन है, कितना बेसिक क्वेश्चन अक्टूबर में 2025
2023 में पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो सारे सेशंस को हम करेंगे 1 by 1 करके। तो चलिए यहाँ पर मैं अगेन आज 5 क्वेश्चन अक्टूबर का लेकर के आई हूँ। सेशन को प्रोसीड करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव एसेट। आपसे सवाल ये पूछा था कि ऑल्टरनेटिव एसेट्स कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे गाइस। पहला है फाइन वाइन्स, दूसरा है रेयर स्टैम्प, तीसरा है म्यूचुअल फंड एंड ऑप्शन डी इज आर्ट एंड एंटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस म्यूचुअल फंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश कराती हूं और बता देती हूं कि ऑल्टरनेटिव एसेट्स होता क्या है। तो ऑल्टरनेटिव एसेट्स आपका नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स होता है। तो जो आपके नॉर्मल एसेट्स होते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उससे टोटली आपका डिफरेंट एसेट्स होता है जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि आपका काफी ज्यादा हिस्टोरिकल, जिसकी वैल्यू आप कह सकते हो इकोनॉमिक वैल्यू हो। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग मान लो, तो जितनी कोई पुरानी चीजें हैं, हिस्टोरिक कोई चीजें हैं जिसका आज के डेट में काफी ज्यादा अच्छा प्राइस मिलता है जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव एसेट्स बोलते हैं। तो जैसे आपके पास काफी सारे यहाँ पर जो हैं एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे कोई पुराना आर्ट एंड एंटिक्स हो सकता है, ठीक है, कि आज उसमें आपने अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो काफी ज्यादा जो है आपको अच्छा खासा इनकम देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। कोई हिस्टोरिक आपका पुराना कोई भी क्वाइन हो सकता है, पुराना कोई भी आर्ट हो सकता है, पुराना कोई भी स्टैम्प हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, कोई फाइन वाइन है, ठीक है। वाइन्स वगैरह के बारे में भी आप जानते होंगे कि जितनी पुरानी वाइन्स होती है उतने ज्यादा उसके रेट हाई होते हैं। तो इन सब में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रादर देन जो आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो हम ऑल्टरनेटिव एसेट्स में भी करते हैं। अदर कलेक्टिबल्स में आपके टॉयज आते हैं, कॉमिक बुक्स वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स कार्ड कोई है, कॉइन्स वगैरह, तो इन सब में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसे ही हम ऑल्टरनेटिव एसेट्स बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है गाइस तो बताइए मुझे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था। क्या आप लोग शॉर्ट्स देखते हो? क्या होता है ऑल्टरनेटिव एसेट्स, मैंने आपको बताया था, जाइए जाकर के देखिए। चलिए, यहां किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके है। हे मैम, हाय सर। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, 2 करेंगे आज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। इफ कंपनी एक्स हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹30 lakhs एंड द सेल्स ऑफ ₹80 lakhs, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब भाई आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, तो मैंने जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी चैप्टर ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसको जब आप डिवाइड करते हो सेल से एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। नाउ सवाल यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा है, तो लो भैया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आगे जी लगा दो, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लगा दो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट 30 lakhs दिया है, तो क्या मैं इस डेटा में 30 lakhs लिख दूं? लिखो फॉर्मूला में कि नहीं लिखूं? लिख दूं ना। चलो, सेल कितने का हुआ है, 80 lakhs का हुआ, तो सेल्स लिखेंगे आप नीचे 80 lakhs, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, ठीक है। तो ये सारे डेटा यहां से कट जाने हैं, ठीक है। अब आप 300 है, 300 डिवाइडेड बाई 8 कर लो, ठीक है, 37.75 समथिंग, 37.5, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इतना बेसिक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा था, अगर आपको फॉर्मूला पता होता ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं मैम, देखते हैं प्रिया, देखते हैं आप शॉर्ट्स देखते हैं, वेरी नाइस प्रिया मैम, वेरी नाइस, देखते रहिए, अच्छी चीज है, क्योंकि वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ टॉपिक्स मैंने शॉर्ट्स में भी पढ़ाया है, कुछ आपको मैं यहाँ पे दे भी रही हूँ, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस भी दे दिया, यू कैन गो थ्रू दैट एक्सप्लेनेशन, ठीक।
चलिए अब थोड़ा सा ना आपको मैं बता देती हूं कि कितने लेवल्स के प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं, क्योंकि अभी आपसे पूछ लिया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो कल को आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है ना गाइस। क्या पूछा जा सकता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा जा सकता है, नेट प्रॉफिट पूछा जा सकता है, राइट। तो इसी के लिए हम सारे का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मुझे निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड तीसरा है नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो जो भी मेरी सेल होगी, जो भी मेरी रेवेन्यू होगी, उसमें से अगर मैं कॉग्स को यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दूंगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जैसे पूरे दिन भर में मुझे 100 रुपए का जो है सेल हुआ है, 100 रुपए की सेल हुई है, जिसमें से मेरे को मान लो मेरे समोसे की दुकान थी तो समोसे बनाने में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह में मेरे खर्चे हुए। तो टोटल मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कितने का? 80 रुपए का हो गया, ठीक है। तो इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है गाइस? तो जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 80 रुपए निकल के आया है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो जो हम बिजनेस के डे टू डे खर्चे होते हैं ना, उसको इंक्लूड किया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जैसे आपने दुकान खरीदी होगी तो उसके खर्चे लग रहे होंगे, आपने 1-2 एम्प्लॉय रख लिया होगा, उसको आप सैलरी दे रहे होगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, यूटिलिटी बिल पे कर रहे हो, तो वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, डे टू डे जो आपके खर्चे होते हैं। तो मान लो आपका डे टू डे का खर्चा है 20 रुपए का, ठीक है, तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने रुपीस निकल के आई? 60 रुपए की निकल के आई। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। चलिए यहां पर एसजीए लिखा है, क्या मतलब है इसका? तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम एसजीए भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे अगर न्यूमेरिकल में आपको सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लिखा है, इट मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जा रही है। हाँ जी, कोई दिक्कत? चलिए नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो जो भी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगी उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स और ऑर्डर कंपोनेंट्स को हम यहां पर सबको माइनस कर देंगे। जैसे मान लो कि आप इंटरेस्ट वगैरह या टैक्स वगैरह पे कर रहे होगे, मान लो आपने दुकान ही खरीदी है, लोन वोन पे चल रहा है, इंटरेस्ट दे रहे हो और आपको जो भी इनकम आ रहा है उस पर आप सरकार को टैक्स भी भर रहे हो। तो मान लो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आई थी 60 रुपए की, जिसमें से 30 रुपए आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स और जो भी आपका अदर कंपोनेंट है सब माइनस कर दे, तो आपकी नेट प्रॉफिट कितने रुपीस की निकल के आई? 30 रुपए की निकल के आई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? नेट प्रॉफिट। गुड, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने का एक फॉर्मूला होता है गाइस। जो भी मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दिखा दो, जो अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। दूसरा आपसे पूछ सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो करना क्या है आपको? ये फॉर्मूला आपका बेस है। अगर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है तो यहाँ पे ग्रॉस लिख देंगे, ठीक है। अगर यहीं पे ऑपरेटिंग पूछा होता तो यहां हो जाता ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहां पर जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है डिवाइडेड बाय सेल्स कर देते, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। सिमिलरली आपका नेट प्रॉफिट का था, अगर मान लो नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे को एग्जाम में निकालने को आ रहा है, जहां पर सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट को निकालूंगी। नेट प्रॉफिट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने नेट प्रॉफिट यहां से निकाल लिया 30 रुपए, जो अभी हमने निकाला, ठीक। अब मेरा टोटल सेल हुआ था 100 रुपए का, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई 100 से, तो इसको आप काट दोगे तो कितना बचेगा? तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने का निकल के आया? 30% का। तो इस तरीके के आपको बेसिक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उससे रिलेटेड एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बट मैंने आपके पीपीटी में प्रोवाइड किया है सो दैट आप एक बार गो थ्रू भी करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है गाइस तो बताइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं यहां पर गाइस। क्वेश्चन है, अ बैंक हैज अ फी इनकम ऑफ ₹3 लाख, net interest income of ₹5 lakh and the operating cost of ₹4 lakh. If the average total assets are ₹60 lakh, what is the ROA? रिटर्न ऑन एसेट्स आपसे पूछा है। तो भैया रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या होता है फॉर्मूला? ROA, रिटर्न ऑन एसेट। कैसे निकालेंगे आप? तो जो भी आपका फी इनकम होता है
देखिए फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें तो मैं आपको कुछ कर नहीं सकती हूं, ठीक है। प्लस जो भी आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें से आप माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को, ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर दोगे एवरेज टोटल एसेट से, एवरेज टोटल एसेट्स। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा गाइस? रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि जब फॉर्मूला आपको पता होगा तो क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब लो 3 लाख आपका फी इनकम है, इसमें ऐड किया मैंने नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि आपका 5 लाख है, 3 + 5 8 लाख हुआ, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट है 4 लाख का, माइनस कर दो 8 लाख में से 4 लाख, बचा कितना आपके पास? तो ओवरऑल ऊपर का डेटा कितना बच गया गाइस आपके पास? 4 लाख बचा ना। चलिए डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, आपको ऑलरेडी 60 लाख दे रखा है तो लिख दो, ठीक है, ये रहा। और क्योंकि आपका यहां पर जो फॉर्मूला है, जो आपको ये जो आपको ऑप्शंस दिया है परसेंटेज में दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे ना, तो इससे तो ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, रेस्ट आप यहां पे कट कुट कर लेना। तो कितना करेक्ट आंसर आएगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो 6.6% इज द करेक्ट आंसर। 40 डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल, 6.6% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए यहां पर आपको एक्सप्लेनेशंस भी दे दिया है मैंने, आप देखेंगे इस एक्सप्लेनेशन को, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। अब मैं आपको ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बता देती हूं, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं पीवाईक्यू के साथ। तो 2 ट्रेडिशनल मेजर्स होते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी के, एक होता है रिटर्न ऑन एसेट एंड दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोनों का ना आप बस यहां पे फॉर्मूला देख लो, क्योंकि डिस्क्राइब तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी कर दिया है, तो यहां हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ हम फॉर्मूला देखेंगे। तो रिटर्न ऑन एसेट्स के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला जिसपे आपको एक न्यूमेरिकल देखने को अभी मिला है, जिसका फॉर्मूला है आपका फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। इस पे आपको न्यूमेरिकल आया था, राइट? अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में इस पे आ जाए। तो क्या है फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है। तो ये 2 आपका रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है। एक गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, तो अगर मुझे बैंक का एसेट लायबिलिटी पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगर मुझे बैंक का एसेट निकालना है कि बैंक के पास टोटल कितना एसेट है, तो जो भी उनकी लायबिलिटी होगी उसको बैंक के कैपिटल से, यानी कि जो भी ओनर्स की इक्विटी होगी ना उसमें, उन दोनों को अगर ऐड ऑन कर दोगे तो बैंक का एसेट निकल के आ जाता है। स्टार मार्क कीजिएगा, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल आपको इससे फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है, जैसे आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स हमने देख लिया। अब रिटर्न ऑन इक्विटी भाई कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका? तो रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालने का फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा आपके रिटर्न ऑन एसेट्स पे डिपेंडेंट होती है और लिवरेज रेशियो पे। तो लिवरेज रेशियो क्या होता है? लिवरेज रेशियो का मतलब होता है कि हाउ मच बैंक डिपेंडेंट ऑन बोरोड मनी कंपेयर टू इट्स ओन मनी। तो खुद के मनी के मुकाबले कितना ज्यादा वो बोरोड मनी पे डिपेंडेंट है, उसको हम लिवरेज रेशियो बोलते हैं, ठीक है। 10 to 12 टाइम्स आरबीआई कहती है आप अपने एसेट का 10 से 12 टाइम्स ही मनी को बोरो कर सकते हो। अगर आप लिवरेज की बात करो तो अगर आप लिवरेज लेना चाहो तो 10 से 12 टाइम्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो लिवरेज रेशियो अगर मुझे निकालना होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या? बैंक का एसेट डिवाइडेड बाय बैंक का कैपिटल, ठीक। अब मैंने आपको ये कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड करती है रिटर्न ऑन एसेट्स एंड लिवरेज रेशियो पे। तो रिटर्न ऑन एसेट का तो मुझे फॉर्मूला पता ही है, क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक एसेट। अब मुझे लिवरेज रेशियो का भी फॉर्मूला पता चल गया, क्या है? बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। बचपन में सीखा था ना इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब बैंक एसेट से बैंक एसेट्स को रिमूव कर दो, बचा क्या अब आपका फॉर्मूला? नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। तो ये आपके रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल।
एग्जाम में आपसे लिवरेज रेशियो भी पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लिया तो आपका ये फॉर्मूला होता है बैंक एसेट्स डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। याद रहेगा या नहीं? हाँ या ना गाइज? सर मैम आप लोग चैट सेक्शंस में बताएंगे मुझे कोई दिक्कत आती है तो। हेलो, काफी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं। गुड, चलिए ठीक है ना? यहां तक कोई दुख दर्द था कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ चलूंगी। कोई दुख, कोई गम एग्जाम से रिलेटेड? कोई गम नहीं है। चलिए चलिए आगे चलिए। एक क्वेश्चन देखिए, विच अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट लायबिलिटी एंड बैंक कैपिटल, जिसको आप ओनर्स इक्विटी बोलते हो। 4 ऑप्शन है भैया, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया मैंने। एसेट क्या होता है? अगर मुझे बैंक का एसेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस बैंक कैपिटल, है ना? यही फॉर्मूला है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका। तो अब आप देखो यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, किधर फिट बैठ रहा है ये? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय बैंक कैपिटल? नहीं। एसेट मल्टीप्लाई बाय लायबिलिटी इज इक्वल नहीं है मैम, याद रहेगा। ओके, याद रहेगा, वेरी नाइस। एग्जाम आ रहे हैं पास, तो याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे सवाल, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ बिजनेस? किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बैंक के लिए जो ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं वो कौन कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 2 ट्रेडिशनल मेजर्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, मेजर करने के, किसी भी बिजनेस, किसी भी बैंक के लिए। पहला होता है रिटर्न ऑन एसेट एंड दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? तो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिख रहा है? रिटर्न ऑन सेल्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑप्शन सी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑप्शन डी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी ही तो होगा। क्या इसमें कोई तकलीफ? देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, राइट? कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, हाँ या ना? इसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया, इसलिए इस स्लाइड के बाद आपको दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ये सब हमने पहले ही देख लिया कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सब हमने देख लिया। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा गाइस। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिगर फॉर ऑपरेटिंग रिस्क? हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, ठीक है, ट्रिगर और उसके रिस्क के बारे में, ठीक है? तो यहां पर उसके 4 तरीके के जो है हमने रिस्क देखे थे। एक था आपका जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, ठीक है ना? दूसरा था आपका जिसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। तीसरा है मार्केट रिस्क एंड लास्ट वन इज द ऑपरेटिंग रिस्क। अब आपको क्वेश्चन भी ऑपरेटिंग रिस्क से ही देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये 4 तरीके के आपके रिस्क देखने को मिलते हैं। अब सवाल में 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला आपको क्या दिख रहा है? कस्टमर फेल्स टू पे। दूसरा है लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी। तीसरा है चेंज इन द मार्केट प्राइसेस एंड लास्ट वन इज द प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड। तो ऑपरेटिंग रिस्क का ट्रिगर पूछ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और यहां पर समझते हैं चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन बोलता है कस्टमर फेल्स टू पे। तो जब कस्टमर फेल हो जाता है पे करने में अमाउंट को, तो यहां पर बैंक को किस तरीके का रिस्क देखने को मिलता है? वो होता है आपका क्रेडिट रिस्क, इसको बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए, लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी, गलत स्ट्रेटजी की वजह से अगर आप मनी लॉस करते हो तो बैंक को बिजनेस रिस्क देखने को मिलता है, ठीक? चलिए, चेंज इन द मार्केट प्राइस, अगर मार्केट के प्राइस में चेंजेस आते हैं तो जो भी बॉन्ड है जो बैंक ने खरीद रखा है उस बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी वैल्यू गिर जाती है अगर आपको मार्केट के प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को, डाउन देखने को मिलता है, तो हम इसको मार्केट रिस्क बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए, लास्ट वन इज प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड।
तो जब भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, कोई एरर आ रहा है, कोई प्रोसेसिंग फेलियर्स देखने को मिल रहा है, वेरी नाइस, काफी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग गाइस। प्रिया, तेज प्रताप एंड रंजीत सर, वेरी नाइस, ठीक है, गुड गुड। तो प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड कब देखने को मिलता है आपको, कौन से रिस्क में? इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? यहां तक बताइए किन्हीं को कोई डाउट, कोई दिक्कत? गुड गाइस, आप लोग आज एक्टिवली काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो, अच्छी चीज है, वेरी नाइस। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ रिस्क एंड देयर ट्रिगर इन द रिस्क एनालिसिस। तो ये मैंने आपको चारों बताया कि 4 तरीके के आपके रिस्क होते हैं, राइट? क्रेडिट हो गया, बिजनेस हो गया, मार्केट हो गया, ऑपरेटिंग रिस्क हो गया। अब इससे रिलेटेड ट्रिगर्स हैं जो आपके लिखे हैं। ऑपरेटिंग रिस्क में क्या देखने को मिलता है? प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड। मार्केट रिस्क में जब चेंज होता है मार्केट प्राइस में, ठीक है। बिजनेस रिस्क लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी, एंड क्रेडिट रिस्क कस्टमर फेल्स टू पे। यही बताया ना, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। आज आपसे ऑपरेटिंग रिस्क पूछा है, हो सकता है अब आने वाले टाइम में आपसे क्रेडिट रिस्क पूछ ले, या मार्केट रिस्क पूछ ले, या इसमें या आपको यहां पर मैच द कॉलन पूछ ले। आता ना मैच करने का, है ना? चारों का नाम लिख दे और चारों का यहाँ पे रीअरेंज कर दे और आपसे पूछे कि बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, नो दिक्कत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? प्रिया, वेरी नाइस। हाँ मैम, ओके सचिन, ठीक है, गुड। तो ये आपका आज का सेशन था, ठीक है। 10 क्वेश्चन था टोटल, आज मिला के 5 क्वेश्चन आज था और 5 मैंने पहले दिन लेके आई थी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। कल मैं और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी अक्टूबर के। अक्टूबर का आप अगर एग्जाम का एनालिसिस देख पा रहे होगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि बड़े इजी क्वेश्चंस थे अक्टूबर 2023 में। इवन मैं मई के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी तो आप एनालाइज कर पाओगे कि मैम ये तो इजी क्वेश्चंस आए थे। लेकिन जैसे जैसे आपका ईयर चेंज हो रहा है, सिलेबस थोड़ा सा टफ कर रहा है, एग्जाम थोड़ा, सिलेबस तो सेम ही है, टफ क्या कर रहा है, एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके का पूछा गया था, जरा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी विथ आरबीआई, रजिस्टर्ड जो थे आरबीआई के साथ, उसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा सीआईसी है जो इसमें से रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई के साथ। तो 4 रजिस्टर्ड आपके यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होते हैं, जिसमें से 3 का नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक ऐसा लिखा हुआ है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, दूसरा है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड लास्ट वन इज द पेमेंट क्रेडिट ब्यूरो लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ये तीनों के तीनों आपके सीआईसी कंपनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, रजिस्टर्ड है विथ आरबीआई। तो आपका कौन सा रजिस्टर्ड नहीं है? तो पेमेंट क्रेडिट ब्यूरो लिमिटेड आपका रजिस्टर्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हेलो प्रिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? आइए तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में जानते हैं। ये है कौन? तो ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन है जो कलेक्ट करती है फाइनेंशियल डेटा। तो किस तरीके का फाइनेंशियल डेटा होता है गाइस? लोन्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल डेटा होता है, क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग यहां पर आपके फाइनेंशियल डेटा होता है, इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग आपका डेटा होता है, जो ये सीआईसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कंपनी जो है अपने पास स्टोर करके रखती है और इसको शेयर करती है विथ इट्स मेंबर्स, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों शेयर करती है? ताकि कल को अगर किसी भी बोरोवर को लोन लेना हो तो लेंडर्स के पास उनकी सारी डिटेल्स हो, ठीक है। तो इस लेंडर्स के पास उस बोरोवर रिगार्डिंग सारे लोन्स की, उन्होंने पास्ट में किस तरीके का लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है कि नहीं, कोई उनके पास डेट है कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सीआईसी जो होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है, ये सारे फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करती है रिगार्डिंग पर्टिकुलर बोरोवर्स, रिगार्डिंग लोन्स, रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल अदर डिटेल्स, ठीक है। तो ये होता है आपका सीआईसी। तो कितने सीआईसीज हैं जिसको आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है? तो 4 आपके यहां पर सीआईसी कंपनीज स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, ठीक है। दूसरा है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड लास्ट वन इज द क्रिफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। याद कैसे करेंगे गाइस?
याद भी तो करना है ना, इतने लंबे लंबे नाम याद थोड़ी होंगे, ऐसे याद कर लो। पहला लिख लो सिबिल, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा लिख लो इक्यूफैक्स, तीसरा लिख लो एक्सपीरियन, एक्सपीरियन ही है ना, हाँ एक्सपीरियन लिख लो यहां पे, और चौथा लिख लो आप क्रिफ, ठीक है, ये शॉर्ट में याद कर लो, सिबिल, इक्यूफैक्स, एक्सपीरियन एंड क्रिफ, ये चारों का नाम याद रखेंगे। एग्जाम में इसके अलावा जो भी आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर नॉट पूछ रहा है तो, ठीक है। तो ये चारों इस तरीके से आप याद कर लेंगे। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। काफी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं, गुड गुड गाइस, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर द आरबीआई रीसेंट रूल, इफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर्स एंड रिमेन्स अनक्लेम्ड, द इंटरेस्ट पेएबल विल बी। अब क्या होता है, बहुत बार हम लोग ऐसा होता है और अपने जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनके साथ, कि उन्होंने एक एफडी करा रखी है, मान लीजिए 5 साल के लिए कोई एफडी कराई है, अब मैच्योरिटी हो गई, 5 साल उनकी मैच्योर हो जाएगा एफडी उनका। अगर मान लो 5 साल के बाद भी वो क्लेम करने नहीं आते हैं, यानी कि अभी तक वो अनक्लेम्ड है, तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे पे करती है यहां पर बैंक, यही सवाल आपसे पूछा गया था। तो यहां पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, हायर ऑफ द सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टेड एफडी। ऑप्शन बी, लोअर ऑफ द सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टेड एफडी। ऑप्शन सी, फिक्स्ड एट 3% इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंक्स रेट, या नो इंटरेस्ट इज पेएबल। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए नो इंटरेस्ट पेएबल तो हो ही नहीं सकता है, अगर किसी कस्टमर का एफडी अनक्लेम्ड है, अभी तक मैच्योरिटी हो गई है, वो क्लेम करने नहीं आया है, स्टिल आप वहां पर इंटरेस्ट तो उनको पे करते हो, लेकिन वो इंटरेस्ट होता कैसा है गाइस, ये भी फिक्स नहीं होता है। हायर तो कभी हम सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट उनको देते नहीं है, हम क्या देते हैं, लोअर ऑफ द सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट, या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड एफडी रेट होता है। इस दोनों में से जो भी आपका रेट लो होगा वो रेट हम उस दिन से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, 5 अगस्त 2025 को मेरा एफडी मैच्योर हो गया, बट मैं इसको क्लेम करने नहीं गई। कितने दिनों तक हो सकता है, मैं 20 अगस्त को जाकर के इसको क्लेम की हूं, 20 अगस्त 2025। तो 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में कितना टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें मैंने क्लेम नहीं किया है अपने एफडी को, तो आपका 15 दिन होता है। तो ये जो 15 दिन का इस इंटरेस्ट लगने वाला है वो कैसा लगने वाला है, लोअर ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट और कॉन्ट्रैक्टेड एफडी रेट, तो इसमें से जो भी लो होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना? बी गुड। बताइए बताइए जल्दी बताइए, यहां तक किन्हीं को कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस। तो यही सेम चीज आपको यहां पर लिखा हुआ है, ये सेम चीज मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। यहां पर एक चीज आप देखोगे कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे उसका बैलेंस हो सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट्स में हो, या वो नॉट ऑपरेट नहीं हो रहा है, 10 साल हो गए, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं ना जो कि 10 साल हो गए, अभी तक उन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन तो किया बैंक के साथ, अपना सेविंग अकाउंट ओपन तो कराया, करेंट अकाउंट ओपन तो कराया, लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है, 10 साल हो चुके हैं इस चीज को। या कोई ऐसा टर्म डिपॉजिट जो कि 10 साल में अभी तक क्लेम ही नहीं किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो उस केस में इसको हम कहां रखते हैं और उसको क्या क्लासिफाई किया जाता है, तो उसी को हम अनक्लेम्ड। हाय गाइस, चलिए सॉरी पावर कट हो गई थी। हाँ, तो मैं ये क्या बता रही थी कि अगर 10 साल तक क्लेम नहीं किया गया है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं एज अ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अब ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है ना, इसको ट्रांसफर किया जाता है बैंक्स के द्वारा, कहां पे, डीफ अकाउंट में। फुल फॉर्म क्या होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो इस अकाउंट में आपको जो है जितने भी अनक्लेम्ड आपके डिपॉजिट्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। पावर कट हो गई थी गाइस, पावर कट होने की वजह से क्लास रुक गई थी। गाइस पावर कट हो गई है, वेट फॉर अ मोमेंट, मैं वापस से रीस्टार्ट कर रही हूं, गिव मी अ सेकेंड।
बीच में नहीं आ रहा था, अभी आया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन फाइन। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे? अच्छा, अभी हम इसी क्वेश्चन पे हैं, राइट। हाँ, तो उसको हम डीफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यही बताया है मैंने। ठीक है, अब ये जो डीफ अकाउंट होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। अच्छा, डिपॉजिटर्स इसको क्लेम कर सकता है, जब भी उसको चाहिए होगा वो जरूर इस डिपॉजिट्स को क्लेम कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका पैसा डीफ अकाउंट में चला गया है, अनक्लेम्ड कोई अमाउंट था, तो वो आप कभी भी मांग सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था रिगार्डिंग एफडी, जो अनक्लेम्ड या जो मैच्योर्ड होने के बाद भी जिसको अभी तक लिया नहीं गया है, उसके केस में ये आपका डेटा होता है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? हाँ मैम, आजकल सब जगह पावर का, हाँ ना, सब जगह हो रहा है, बताओ, सब जगह का बुरा हाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द सेंट्रल इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स? तो आपसे सेंट्रल इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स के बारे में पूछा गया है कि उसमें एक एलिजिबिलिटी क्या होती है। ये जो आपका सेंट्रल सब्सिडी स्कीम्स होता है ना, मैंने आपको बताया था, जिसमें सरकार जो है फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है पर्सन को। तो किस तरीके का पर्सन होता है, क्या उनका इनकम लेवल होता है? तो एक हिंट यहां पर मैं आपको देती हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं उनको ये स्कीम्स के तहत फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। नाउ आपको बताना है कि उनका इनकम लिमिट क्या होता है। चार ऑप्शन है, 2.5 लाख पर ईयर, 4.5 लाख पर ईयर, 6.5 लाख पर ईयर या 8.5 लाख पर ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका हो जाएगा 4.5 लाख पर ईयर। ठीक है, तो अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और जिनकी इनकम 4.5 लाख पर ईयर के हिसाब से है, तो इस स्कीम के तहत, सीएसआईएस स्कीम के तहत उनको फुल इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत? देखिए वही चीज आपको यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी रेट प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम, CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम? तो आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि कोई पर्सन है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, आप मुझे उसका इंटरेस्ट सब्सिडी रेट बताओ। अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी चाहता है, तो क्या उनका इंटरेस्ट सब्सिडी रेट होगा? यहां पे चार ऑप्शंस है, 3%, 4%, 5% या 6.5%। तो अगर सामने वाला पर्सन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी रेट क्या होता है अंडर दिस स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 6.5% इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट जवाब होगा। तो जो लोग भी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, आप सभी का सही है। मई 2025 के जब पीवाईक्यू करा रही थी, ये डेटा मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने कहा भी था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहां पर पैरामीटर्स लिखा है, इनकम क्राइटेरिया, इंटरेस्ट सब्सिडी, मैक्सिमम टेन्योर, मैक्सिमम लोन और मैक्सिमम कारपेट एरिया। तो अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन्स ले रहा है तो आपका यहां पर कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट एंड मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड। तो ये आपके चार कैटेगरीज हैं और इनका इनकम लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। इस स्कीम के तहत अगर वो कोई भी लोन सब्सिडी लेना चाहते हैं तो अप टू कितना लाख का उनका इनकम होना चाहिए? अप टू 3 लाख इनकम होना चाहिए। इंटरेस्ट सब्सिडी कितना दिया जाएगा? 6.5। यही सवाल पूछा था ना आपसे, क्या पूछा था? यही पूछा था। हो सकता है आने वाले टाइम में एलआईजी ग्रुप पूछ ले, तो इसका भी 6.5% होता है, लेकिन इनका इनकम कैटेगरी चेंज हो जाता है, क्राइटेरिया 3 से 6 लाख हो जाता है। ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप में इंटरेस्ट सब्सिडी 4% दिया जाता है और इनका इनकम आप देख सकते हो 6 से 12 लाख होता है। मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड में चले जाओ तो 12 से 18 लाख होता है और इंटरेस्ट सब्सिडी कितना का दिया जाता है? 3% का दिया जाता है। तो इसी तरीके से, और अगर आपसे टेन्योर पूछ ले इस स्कीम के तहत, तो सभी के लिए 20 ईयर्स होते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम टेन्योर
तो ये डेटा मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, है ना? याद है आप लोगों को या ये भी भूल गए हैं? बताओ मुझे आप लोग चैट सेक्शंस में। ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु कॉइन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई टर्म को किसने सबसे पहले यूज किया है? हु कॉइन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 4 ऑप्शंस है, जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या स्टीव जॉब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? क्या होगा? जॉन मैकार्थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था आपसे। चलिए थोड़ा सा एआई के बारे में समझ ले, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक मशीन है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचती है, ह्यूमन की तरह आपको डिसीजन मेकिंग देती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे ही ये एक मशीन है जो ह्यूमन की तरह काम करता है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे आज के डेट में आप देखोगे जैसे चैटबॉट्स वगैरह है, राइट, तो वो ह्यूमन की तरह ही तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब जैसे एसआईए करके एसबीआई का एक चैटबॉट है, ईवा चैटबॉट है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। इस तरीके के काफी सारे चैटबॉट्स बनाए गए हैं आज के डेट में एआई का इस्तेमाल करके। तो ये क्या कर रहा है? क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहा है 24/7। तो जो भी कस्टमर्स के क्वेरीज होते हैं तो ह्यूमन की तरह ये क्वेरीज को, जैसे आप मान लो कोई भी अकाउंट के बैलेंस के बारे में जानना चाहते हो, ये क्विकली आपको अंडरस्टैंड करके आपके सवाल को आपको रिस्पॉन्स करती है। तो बिल्कुल ह्यूमन की तरह ये काम करता है। लेकिन है क्या ये एक मशीन है, ठीक है ना। सम पार्ट याद है, सारे पार्ट याद कर लीजिए आरुषि, सम पार्ट नहीं, पूरे पार्ट को, ठीक है। चलिए अब ये जो एआई है इसको हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? तो भैया आज के डेट में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर बच नहीं गया है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना हो रहा हो। चाहे वो आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कोई लॉ हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई आपका फाइनेंस सेक्टर है, आईटी सेक्टर में तो ऑब्वियस रीजन है यहाँ पे होते ही हैं, कोई कम्युनिकेशन सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, फाइनेंस है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था? तो जॉन मैकार्थी के द्वारा। बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? किन्हीं को कोई दुख दर्द है तो बताइए, जल्दी बताइए, कोई इश्यू आ रहा है तो हमारा 16th नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन यूपीआई 123 पे। यूपीआई 123 पे में कौन सी इसमें से टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? ये सवाल आपके एग्जाम। अच्छा किया मैम, अच्छा किया ना, जल्दी आ गए, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आईवीआर बेस्ड पेमेंट, दूसरा होता है मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट, तीसरा होता है ओईएम बेस्ड फीचर फोन ऐप, एंड लास्ट वन इज द क्यूआर कोड स्कैन बेस्ड पेमेंट। अब इसमें से आपको ये बताना है कि यूपीआई 123 पे जो है कौन सा इसमें से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता है। तो क्यूआर कोड स्कैन बेस्ड आपका पेमेंट नहीं होता है यहां पर। रेस्ट जो 3 आपको दिख रहे हैं, पहला आईवीआर बेस्ड होता है, मिस्ड कॉल बेस्ड भी होता है, ओईएम बेस्ड भी आपका होता है, फीचर्ड फोन में आपके ऐप होते हैं, और लास्ट वन कौन सा होता है गाइस? तो आपका साउंड वेव टेक्नोलॉजी होता है। तो 4 तरीके के जो है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यूपीआई 123 पे में, ठीक है ना। गुड इवनिंग सभी को। हाँ दशहरा है ना आज आरुषि, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के लिए जल्दी आ गया। चलिए तो यूपीआई 123 पे के बारे में थोड़ा सा समझ ले। कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 8 मार्च 2022 को इसको लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर टारगेट किसको किया गया था? तो 550 मिलियन ऐसे कस्टमर्स थे जो कि फीचर्ड फोन का इस्तेमाल करते हैं इन इंडिया, उनको यहाँ पे टारगेट किया गया था। अब होता क्या है, जो यूपीआई आप पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, तभी आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन व्हाट अगर किन्हीं के पास फीचर्ड फोन है? फीचर्ड फोन का मतलब ये जो डब्बा वाला आपको फोन स्क्रीन पे दिख रहा है उसकी बात की जा रही है। तो इसमें तो आपका इंटरनेट वगैरह का भी दिक्कत आती है, राइट। और ज्यादातर जब आप रूरल एरियाज में जाओगे, रूरल पॉपुलेशंस में, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्मार्टफोन रखे। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दो आज के डेट में तो काफी बहुत सस्ते सस्ते स्मार्टफोन आ गए, स्टिल बहुत लोग होते हैं जिनके पास नहीं होता है, उनके पास फीचर्ड फोन होता है। तो क्या वो यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसी के लिए सरकार ने यूपीआई 123 पे लेकर के आए, ठीक है। अब ये जो यूपीआई 123 पे है ना, तो इसमें आप देखोगे कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। सबसे अच्छी चीज है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपका ये अवेलेबल होता है, ठीक है। सिक्योर आप यहाँ पर
ट्रांजेक्शंस, यूपीआई ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। जैसे आप स्मार्टफोन से करते हो वैसे ही आप फीचर्ड फोन से, बेसिक फोन से भी कर सकते हो। तो इसमें ना कुछ 4 टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शंस के पर्पस के लिए 4 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला है आईवीआर बेस्ड पेमेंट। तो ये आपका प्री डिफाइंड एक नंबर होता है जिस नंबर पे आप कॉल करते हो, और कॉल करते ही आपसे वो लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज पूछता है कि आप कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहते हो। तो वो मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, आप अपने लैंग्वेज बताते हो, उसके बाद आपको जो भी ट्रांजेक्शंस करना है अमाउंट बता के अपना पिन डाल के ट्रांजेक्शंस करते हो। तो ये आपका पहला होता है जिसको हम आईवीआर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है मिस्ड कॉल पेमेंट। अब जैसे मान लो कोई पर्सन है ग्रोसरी शॉप पे गया है, तो इंस्टीड ऑफ कैश वो क्या करेगा, मर्चेंट के शॉप जो होती है ना, शॉप पे एक डेडिकेटेड नंबर होता है, उस नंबर पे आप कॉल करोगे तो वहां से जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी होगी आपको तुरंत कॉल बैक करेगी, और जो भी अमाउंट आपने वहां से अमाउंट की शॉपिंग की है ग्रोसरी से, वहां पे आप इजिली पेमेंट कर पाते हो यूजिंग मिस्ड कॉल पेमेंट, ठीक है। एक आता है फीचर्ड फोन पेमेंट्स ऐप। बहुत सारे ऐसे फीचर्ड फोन है ना जिसमें आपका इनबिल्ट यूपीआई आता है, लेकिन वो यूपीआई स्मार्ट ऐप की तरह काम नहीं करता है जैसे स्मार्टफोन का यूपीआई होता है। इसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं। तो उसमें एक ये भी फीचर होता है कि आप यहां पर ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो एक बेसिक सा फीचर्स आपको ऑलरेडी एक फीचर्ड फोन में एक ऐप आता है यूपीआई से, उसमें आप करते हो। यस मैम, अब तो छोटे बच्चे, हाँ आजकल तो छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन यूज करते हैं। गांव में स्मार्टफोन चला गया है, हाँ बिल्कुल, अब तो हर जगह जगह गांव में स्मार्टफोन्स पहुंच चुके हैं गाइस। तो अच्छी चीज है, जितना स्मार्टफोन अच्छा है उतना ही नुकसानदायक भी है। तो थोड़ा सा सोच समझ के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट होता है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। तो ये आपका इंटरनेट पे नहीं है, साउंड वेव, आपके साउंड को अंडरस्टैंड करके आपको यहाँ पर पेमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके 4 जो है फीचर्ड होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसमें आप यूपीआई 1 2 3 पे का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हो, ठीक। तो ये समझ में आया, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? बाकी रेस्ट आपको पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पीडीएफ्स गाइस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, गाइडली में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। मेन रोल बताना है आपको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का। मैं नवंबर के क्वेश्चंस या जून के करा रही थी, तभी भी मैंने आपको एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें पूछा था किस तरीके के रिस्क देखने को मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को जब आप हायर करते हो। तो मैंने आपको बताया था रेपुटेशन रिस्क, वहां पे डिटेल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को याद हो। तो चलिए मेन रोल बताइए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का क्या होता है। कंडक्टिंग ब्रांच ऑपरेशंस फॉर बैंक, सोर्सिंग बिजनेस फॉर बैंक्स ऑन अ फी बेसिस, अप्रूविंग लोन्स ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, या मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट्स डायरेक्टली। तो मेन रोल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का क्या होता है, सोर्स करना क्या, बिजनेस को फॉर द बैंक ऑन अ फी बेसिस। तो जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना, उनको बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स देना, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देने का काम करती है ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करके उनको प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स सर्व करने का काम किसका होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का होता है। आए दिन खबर आते रहते हैं मैम, फ्रॉड, हाँ ना, फ्रॉड के भी आते हैं। यस मैम, इसलिए ज्यादातर हैकर गांवों के हाँ बेवकूफ बनाते हैं। करेक्ट बात है पुरुषोत्तम जी, वेरी नाइस, सही बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना कि ओटीपी मांग कर, है ना, कोई लिंक दे दिया, अब उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके सारे अकाउंट के बैलेंस चले जाएंगे, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। ओटीपी आपसे आपकी फैमिली मेंबर बन के आपसे मांग लेते हैं, और लोग दे भी देते हैं। तो अवेयर रहना चाहिए कि जब इस तरीके की कोई कॉल आ रहे हैं तो बिना उसके जस्टिफिकेशन के आपको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। नो मैटर वो कुछ भी बोले कि मैं XYZ बैंक से हूँ, कुछ भी बता रहा हो, स्टिल आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए उस पर्टिकुलर बैंक में कॉल करके, राइट। चलिए, तो आइए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन बैंक से लाया गया है, ठीक है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है एजेंट का फॉरेन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बैंक्स जो है ना एजेंसीज को अपॉइंट करती है, ठीक है, जो बिजनेस सोर्स करती है बैंक्स के लिए। बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स तक बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने का काम ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट करती है फी बेसिस पे, ठीक। तो ये फी बेसिस पे काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मल्टीपल बैंक्स के साथ काम करते हैं, तो इनकी ना लॉयल्टी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए होती नहीं है, क्योंकि ये फी बेस्ड पे होते हैं। ये आपके बैंक के फुल टाइम एम्प्लॉय है नहीं, आपके बैंक के एम्प्लॉय नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे ये ज्यादातर क्योंकि फी बेसिस पे है
तो कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स पे फोकस करते हैं रादर देन कि कस्टमर्स की नीड क्या है। तो बस इनका काम क्या होता है, सेल करना, सेल कर, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि सोर्स करना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स एंड रिटेल लोन्स कस्टमर्स तक पहुंचाना, ठीक है, ये इनका काम होता है। तो नाउ इसके काफी सारे एडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं कि डोर स्टेप हम बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा पाते हैं उन लोगों तक जहां तक बैंकिंग की एक्सेस नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इसमें आपको हेल्प करते हैं, डिलीवरी कॉस्ट में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं कि रादर देन किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको एक पूरा ब्रांच का सेटअप बनाना पड़े, एम्प्लॉय हायर करना पड़े, एक आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को हायर कर लो, ठीक है, तो कॉस्टिंग भी बच जाती है और आपके बिजनेस की वॉल्यूम भी क्विकली इंक्रीज करती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये सेल्स पे काम करते हैं रेदर देन कस्टमर नीड। तो एडवांटेजेस तो है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी उसी लेवल के हैं, मिस सेलिंग के आपको काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। अब जैसे क्रेडिट कार्ड आप बेचने गए हो तो आप उनको बता ही नहीं रहे हो कि क्रेडिट कार्ड में एनुअली कोई चार्ज करता है, या आपको पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट होता है जो आप यूज कर रहे हो 20 से 50 दिन का साइकिल होता है उसमें आपको पेमेंट करना होता है, वरना हर दिन एक इंटरेस्ट आपको चार्ज लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हो तो आपको मिस सेलिंग के भी रिस्क देखने को मिलते हैं। ये मिस सेलिंग के अलावा आपको रेपुटेशन रिस्क भी देखने को मिलते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन को, कस्टमर को ये थोड़ी पता होता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, उसे तो पता होता है XYZ बैंक से बंदा आया है, ठीक है। तो रेपुटेशन खराब किसकी होती है, बैंक की होती है। अकाउंटेबिलिटी की इश्यू इनकी बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मल्टीपल बैंक्स के साथ काम करते हैं तो इनकी लॉयल्टी एक जगह नहीं होती है। तो मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी को भी हायर करते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज्यादातर हायर करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स नॉर्मली नहीं हायर करती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को, लेकिन अगर आप हायर करते हो तो आरबीआई के रूल्स गाइडलाइंस की किस तरीके से हम चीजों को आउटसोर्स करते हैं, तो क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं वो देखना चाहिए कि ये एजेंट फॉलो कर रहा है या नहीं। एजेंसी में ये तो प्रॉब्लम आती है, हाँ करेक्ट आती है, इन सब तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding the co-lending model? अच्छा, co-lending मॉडल भी मैंने आपको समझाया था जिसमें बैंक और एनबीएफसी दोनों एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। और किसके लिए ये co-lending मॉडल का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ताकि ऐसे अनसर्व्ड और अनडिजर्व सेक्टर्स है जहां पर लोन की एक्सेस नहीं है, जिनको इजीली लोन्स नहीं मिल पाता है, उनको लोअर कॉस्ट पे लोन प्रोवाइड करने के लिए इस को लेंडिंग मॉडल को लाया गया था। चाहे कोई सेमी अर्बन एरियाज हो, कोई रूरल एरिया हो, कोई स्मॉल बिजनेस हो, उनके लिए लाया गया था, ठीक है। तो आपको 4 स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन है ओनली बैंक्स कैन लेंड अंडर CLM यानी कि को लेंडिंग मॉडल, एनबीएफसीज आर नॉट अलाउड। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है भाई। ऑप्शन बी देखिए, बैंक्स कैन को लेंड विद ओनली द गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज, चलिए ठीक है इसको रखते हैं अभी। ऑप्शन सी देखिए, बैंक्स कैन को लेंड विद ऑल द आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज टू इंप्रूव द क्रेडिट फ्लो टू अनसर्व्ड या अनडिजर्व सेक्टर। ऑप्शन डी देखिए, एनबीएफसीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटेन एनी शेयर्स ऑफ द लोन एक्सपोजर अंडर द CLM, ये भी गलत है। अब आप कंफ्यूज कहां होने वाले हो, बी और सी स्टेटमेंट में कि कौन सा करेक्ट है। तो भैया करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, बैंक्स कैन co-lend with the all RBI registered NBFCs to improve the credit flow to undeserved sector, ठीक है। और रही बात लोन एक्सपोजर की, तो मैंने आपको बताया था कि बैंक और NBFCs के बीच में आपका लेन देन लोन एक्सपोजर का होता है। तो यहां पर कैसे चलता है, 20-80 का रेशियो चलता है गाइस। तो 80% अमाउंट पे बैंक लोन सैंक्शन करती है और 20% जो होता है ये एनबीएफसीज खुद के अपने बैंक बैलेंस में रखती है, ठीक है। तो 20% पे एनबीएफसीज यहां पर रिस्क को मेंटेन करती है और 80% बैंक लेता है, ठीक है। तो 20-80 का रूल तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके रिगार्डिंग ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। कब आया था, 5 नवंबर 2020 को आया था। क्यों आया था, क्रेडिट फ्लो को इंप्रूव करने के लिए फॉर अनसर्व्ड और अनडिजर्व सेक्टर, ठीक है। जहां पर बैंक्स किसके साथ कोलेंड करती है, रजिस्टर्ड आरबीआई के द्वारा जो एनबीएफसीज रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेमी अर्बन रूरल एरियाज है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके क्रेडिट फ्लो को इंप्रूव करने के लिए इसको लेकर के आया गया। तो एनबीएफसीज यहां पे क्या काम कर रही थी, तो एनबीएफसीज का काम था सोर्स करना कस्टमर्स को, ठीक है। तो पोटेंशियल कस्टमर्स को लाने का काम कर रही थी एनबीएफसीज और लो कॉस्ट पे फंड देने का काम किसका था, बैंक का था, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे ले लो, एसबीआई का पार्टनरशिप है मान लो बजाज फाइनेंस के साथ,
ठीक है। तो बजाज फाइनेंस कौन है, एनबीएफसी है, और एसबीआई कौन है, बैंक है। तो बजाज फाइनेंस क्या करेगा, पोटेंशियल कस्टमर तक रीच करेगा, और एसबीआई क्या करेगा, इस पोटेंशियल कस्टमर जो एनबीएफसी के द्वारा लाया गया है उसको लोन्स प्रोवाइड करेगा एट द लोअर कॉस्ट। ठीक है ना, बताया ना ये चीज। हाँ जी, 2080, वेरी नाइस, 2080 रूल, वेरी नाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है, गुड। और ये भी मैंने बताया था कि ये चीज आप देख लेना, यहीं पे आपको एक्सपोजर के बारे में बैंक कंट्रीब्यूशन कितना है और एनबीएफसी का कंट्रीब्यूशन कितना है वो सारे लिखे हुए हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्या दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट है, इसकी पीपीटी में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग, सीआरएम का मेन पर्पस क्या है, आपसे ये सवाल पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, टू मैनेज ओनली बैंक एम्प्लॉय, to build long-term profitable relationship with the customer, to increase the number of banks branches or to reduce the banking regulations। नवंबर 2024 में सेम तरीके का क्वेश्चन आया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि पीवाईक्यू रिपीट होता है, तो अक्टूबर 2023 में जो सवाल आया था वो सेम सवाल मैंने आपको नवंबर 2024 में कराया है। इसीलिए मैं कह रही थी कि बार बार आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं गाइस, यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लार्ज मात्रा में रिपीट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, तो बिल्ड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो एक लंबा प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए कस्टमर्स के साथ हम सीआरएम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सीआरएम का मेन पर्पस होता है। नाउ यहां पर मैंने आपको बताया था कि सीआरएम बैंकिंग सेक्टर में क्या करता है, तो ज्यादातर ये फोकस करता है कि किस तरीके से कस्टमर्स के रिलेशनशिप को मैनेज करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रोवाइडिंग द सुटेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके लिए हम सीआरएम का इस्तेमाल करते हैं। तो पर्सनलाइज सर्विसेज अगर आपको कस्टमर्स को देना है, सर्विस क्वालिटी को इनहेंस करना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, तो आप सीआरएम टूल, सीआरएम क्या है, ये एक टूल है। तो कस्टमर्स के जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा होते हैं ना, उसको एक जगह सेग्रीगेट करने में ये हेल्प करता है, रियल टाइम में आप कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इस 3 तरीके के एलिमेंट से बना हुआ है कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। कस्टमर का क्या मतलब है कि हमको कस्टमर्स के प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना है, उनके नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है, एंड जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप उनको बेटर सर्विसेज दे पाओगे, राइट। अगर आप मुझे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मेरी नीड क्या है, तो बीइंग अ बैंकर आप मुझे मेरे हिसाब का प्रोडक्ट दोगे, तो एक रिलेशन मेंटेन होगा, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि आपने एक अच्छी सर्विस मुझे दी है, तो हम आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपने मुझे प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो राइट टाइम पे राइट सर्विस अपने कस्टमर्स को देना, टू मीट द कस्टमर नीड इफिशिएंटली, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को सीआरएम बोला जाता है। हाँ जी, यहां तक किन्हीं को कोई दुख दर्द है तो बताइए। ठीक, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव गोल क्या होता है कि हमको एट द एंड ऑफ द डे, देखिए हम कोई भी टूल, कोई भी टेक्नोलॉजी को जब बैंकिंग सेक्टर में इंटीग्रेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमको कस्टमर्स को हैप्पी करना है, राइट, उनको सेटिस्फाई करना है, उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनको प्रोडक्ट देना है, उनको इंगेज करना है, राइट, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। इसी के लिए हम इस सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बिल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही सवाल तो पूछा था, और क्या पूछा था, यही पूछा था ना, कुछ और पूछ लिया है। हाँ जी, यहां तक बताइए। कोई दुख दर्द नहीं है मैम, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है आपको, तो इसमें तो दुख दर्द किसी का होना नहीं चाहिए। अब ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following services are typically included in the wealth management? लो भाई, वेल्थ मैनेजमेंट सबसे मेरे हिसाब से मॉड्यूल डी का सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, 23 नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको नवंबर में कराई हूं, मैंने आपको इसमें कराया है, मैंने आपके जून के क्वेश्चंस में, हर जगह आपको वेल्थ मैनेजमेंट के क्वेश्चन इक्का दुक्का तो देखने को मिल ही गए हैं। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी सर्विसेज हम वेल्थ मैनेजमेंट में देते हैं। 4 ऑप्शन है, ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वेल्थ मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ही सिर्फ देते हैं, या ओनली रिटायरमेंट प्लानिंग देते हैं, या इन्वेस्टमेंट, टैक्स, ई स्टेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग देते हैं, या ओनली इंश्योरेंस प्रोडक्ट देते हैं। देखिए सीधी सी बात है, वेल्थ मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा, ना ही वो रेस्ट्रिक्टेड है रिटायरमेंट के लिए, और ना ही वो रेस्ट्रिक्टेड है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। तो हम यहाँ क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, टैक्स सेविंग स्कीम्स भी देते हैं, ई स्टेट की प्लानिंग भी देते हैं, रिटायरमेंट की भी प्लानिंग। तो हर तरीके की प्लानिंग हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। हाँ जी, तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, ये एक एडवाइजरी सर्विस है
ठीक है, जो हेल्प करता है कस्टमर्स को, जो फाइनेंशियल सर्विसेज देने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो वेल्थ मैनेजर होता है ना, वो आपको कंसल्टेटिव अप्रोच लेता है। कंसल्टेटिव अप्रोच का क्या मतलब है कि आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आपको एडवाइस भी देता है। ठीक है, आपको समझने के बाद कि कैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको एडवाइस देता है, अंडरस्टैंड करके आपको पर्सनलाइज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी बताता है। तो वो कंसल्टेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस तरीके के हम वेल्थ मैनेजमेंट में सर्विसेज देते हैं गाइस, तो आपके स्क्रीन पे एक तो इमेज भी दिख रही होगी और एक मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग, अकाउंटिंग प्लानिंग, ई स्टेट रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हर तरीके के जो है हम सर्विसेज अपने क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्लाइंट होता है गाइस? वेल्थ मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है वेल्दी कस्टमर्स होंगे जिनको हम इस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग दे रहे होंगे, ठीक है, या टैक्स प्लानिंग दे रहे होंगे। तो वेल्दी कस्टमर्स को हम यहाँ पर सर्व करते हैं, डील करते हैं, और उस एफ्लुएंट कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, उनकी गोल होती है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो फी स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? तो टिपिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट की तरह होता है, जैसे कि जितना एसेट आप मैनेज करते हो किसी भी क्लाइंट का, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फी लेते हो। ठीक, तो उसी को बोला जाता है बेस्ड ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट। टारगेट ऑडियंस मैंने बता दिया, वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजर क्या है? वेल्थ मैनेजर एडवाइजर हॉलिस्टिकली मैनेज करता है क्लाइंट्स के वेल्थ को फ्रॉम वन सेट फॉर अ वन सेट फीस। ठीक है, तो वन सेट फीस में पूरे आपके वेल्थ मैनेजमेंट को, जितने भी आपके क्लाइंट के पैसे होते हैं उसको मैनेज करके उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। तो ये आपका वेल्थ मैनेजमेंट होता है। हाँ जी, यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। कोई इश्यू, कोई दुख नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एलिमेंट्स होते हैं, तभी आप इस सवाल का जवाब कर पाओगे, राइट। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड रीबैलेंसिंग। तो देखिए, जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है ना, उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है एसेट की एलोकेशन, दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन एंड लास्ट वन इज द रीबैलेंसिंग। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, अकाउंटिंग आपका एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पे गाइस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि हम अपने मनी को, एसेट्स को डिवाइड करते हैं इन मल्टीपल वेज, जैसे कि कुछ स्टॉक्स में लगा दिया पैसा, ठीक है, कुछ बॉन्ड में पैसा लगा दिया, एंड कुछ कैश यानी एफडी वगैरह में लगा दिया। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीपल तरीके से डिवाइड कर दिया ताकि हम अपने रिस्क को एंड रिटर्न को दोनों को बैलेंस कर सके। अब आपको भी पता है, अगर आप स्टॉक और शेयर बाजार में पैसे लगाते हो तो वहां पर रिस्क हाई देखने को मिलता है, एट द सेम टाइम आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलता है, बट ये काफी रिस्की जोन में चला जाता है। एंड कैश अगर देख रहे हो तो कुछ ज्यादा ही सेफ्टी होती है। तो हम क्या करते हैं कि सारे अलग अलग जगह पे हम अपने कुछ कुछ अमाउंट्स को, कुछ कुछ एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं। इसे ही एसेट एलोकेशन कहा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है गाइस? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर में डिपेंडेंट नहीं रहना है, यानी कि सारे पैसे आपको एक जगह नहीं लगाने हैं, आप अलग अलग, जैसे कि एसेट एलोकेशन में देखा, अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाइड कर दो अपने इन्वेस्टमेंट को, ताकि अगर कोई भी चीज का परफॉर्मेंस अगर खराब होता है, जैसे आपने शेयर बाजार में पैसे लगाए, अब आपको भी पता है कि जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ही आपका शेयर अच्छा रिटर्न दे पाएगा, राइट। तो आप सारे के सारे शेयर बाजार में क्यों लगाओगे पैसे? नहीं लगाओगे ना, नहीं तो आपको डूब जाएगा, आपका जो भी पैसा लगाया वो भी डूब जाएगा। तो रेदर देन कि हम किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में पैसे को लगा दे, हमने अपना डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पैसे को डाइवर्ट कर दिया ताकि हम रिस्क को यहां पर मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके। रीबैलेंसिंग का क्या मतलब होता है? बैक टू ट्रैक आना, यानी कि जो भी आपने पहले स्टार्टिंग में प्लान किया था, ठीक है, उस प्लान तक वापस से हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए रीबैलेंसिंग की जाती है। यानी कि हम उसको, पोर्टफोलियो को हमेशा एडजस्ट करते हैं, मेक श्योर करने के लिए जो ओरिजिनल हमारा प्लान है वो हम क्लाइंट के प्लान पे को पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल टारगेट एलोकेशन, यूजुअली हम इसमें क्या करते हैं, एनुअली बेसिस पे क्लाइंट के जो भी पैसे हमने लगा रखे होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, उसकी हम रीबैलेंसिंग करते हैं, सो दैट हम ये फिगर आउट कर सके। गुड इवनिंग गाइस, काफी लेट आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए ठीक बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ओरिजिनल ट्रैक में आने के लिए रीबैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। चलिए
आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इज डिफरेंट फ्रॉम एन ओपन एंडेड फंड। ठीक है, कैसे? बिकॉज चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इन्वेस्टर्स कैन बाय सेल यूनिट्स एनी टाइम डायरेक्टली फ्रॉम एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। ऑप्शन बी, इट हैज अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड एंड कैन नॉट बी रिडीम बिफोर दैट। ऑप्शन सी, इट डजंट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ऑप्शन डी, इट गिव्स गारंटेड रिटर्न। अच्छा, ये क्लोज एंडेड जो म्यूचुअल फंड होता है वो कैसे डिफरेंट है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड से? म्यूचुअल फंड को दो तरीके से हमने डिवाइड किया है, एक स्ट्रक्चर बेसिस पे होता है और एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होता है। सवाल ये स्ट्रक्चर बेसिस पे है, दो तरीके के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। अच्छा, ओपन एंडेड में क्या होता है गाइस? ओपन एंडेड में आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, राइट? लेकिन क्लोज एंडेड के केस में नाम से ही पता चल रहा है क्लोज है, तो यानी कि यहां पर एक मैच्योरिटी होती है, उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आप अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हो। तो डिफरेंट हुआ ना, दोनों एक दूसरे से अलग है कि नहीं? तो अब आप बताओ कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए। तो स्टेटमेंट नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इट हैज अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड एंड कैन नॉट बी रिडीम बिफोर दैट। यही तो बताया ना मैंने अभी आपको, हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दुख दर्द नहीं ना? आगे चले क्या? देखिए, तो मैंने आपको बताया है कि दो तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होता है और बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्ट्रक्चर का तो मैंने बता दिया। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में भी आपको 5 तरीके के देखने को मिल रहे हैं। क्या? म्यूचुअल फंड का टाइप। तो आप देखो, पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहां पे करते हैं? स्टॉक वगैरह में करते हैं। यहां पर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को मिलता है। तो जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसके हिसाब से आपको यहां पर रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये बेस्ट होता है किसके लिए? अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोच रहे हो तो। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? इसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये काफी ज्यादा जो है सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न आपको मिलते हैं, ज्यादा रिस्क इसमें देखने को नहीं मिलता है। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? पार्टली आप इक्विटी में और पार्टली आप डेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, इसे हम बैलेंस म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक, सेक्टरल म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब हम स्पेसिफिक सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। तो स्पेसिफिक सेक्टर में अगर हम पैसे को लगाते हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, जब आप स्पेसिफिक सेक्टर में पैसे लगा रहे हो तो जब वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तभी ही आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो यहां भी थोड़ा सा आपको रिस्क देखने को मिलता है। और एक होता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होता है। अब ये किस तरीके का स्कीम है गाइस? तो टैक्स सेविंग स्कीम होता है ये, अंडर द सेक्शन 80C विद अ लॉक इन पीरियड। कितने साल का लॉक इन पीरियड इसमें होता है? 3 साल तक का आपको ईएलएसएस स्कीम में लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। तो किन्हीं को टैक्स सेविंग स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो ईएलएसएस स्कीम में वो लगा सकते हैं अपने पैसे को। ठीक है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? और इसके लिए तो मैंने अभी मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, सून ये रिलीज होएगा। ठीक है, कल आई गेस, तो आप लोग देख लेना, डिफरेंसेस मैंने उसमें भी बता दिया है। चलिए, तो अब एक सवाल और पूछा था आपसे, ईएलएसएस के बारे में ही पूछ लिया था कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इज प्राइमरली, 4 ऑप्शंस दे रहा था, अ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अ टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड, अ क्लोज एंडेड बॉन्ड फंड या अ सेक्टरल म्यूचुअल फंड। तो अब तो इस सवाल का जवाब बड़ी इजीली आप कर सकते थे। क्या था ये टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें आपको लॉक इन पीरियड कितने साल का गाइस दिया जाता है? 3 इयर्स का आपको यहां पर लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। हाँ जी, बताइए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑफ कोर्स नहीं हुआ होगा, इजी था ना? चलिए, The role of the portfolio manager in a non-discretionary portfolio management system is mainly, अच्छा, 4 तरीके के आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव, तीसरा होता है डिस्क्रिशनरी एंड लास्ट वन इज द नॉन डिस्क्रिशनरी। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है उसका नॉन डिस्क्रिशनरी में क्या रोल होता है? 4 ऑप्शंस है, टू टेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, to suggest investment ideas and strategy, to guarantee profit on the investment or to control the client's portfolio fully। तो आपको यहां पर करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसका पोस्टमार्टम करती हूं। ये होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, दोनों ही गलत है। अब इस दोनों में से ही कोई एक सवाल का जवाब होगा।
टू टेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ये कौन से, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नॉन डिस्क्रिशनरी का तो ये होता ही नहीं है। करेक्ट क्या होगा, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के आइडियाज, बीइंग अ पोर्टफोलियो मैनेजर मेरा काम है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की आइडियाज देना, स्ट्रेटजी बताना। अब यहाँ पर पूरा फाइनल कॉल किसका होता है, इन्वेस्टर्स का होता है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहां पर एज अ एडवाइजर, एज अ गाइड पोर्टफोलियो मैनेजर काम करता है इन नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी, यहां तक बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आइए चारों टाइप्स को पढ़ते हैं। वैसे मैंने जब नवंबर 2024 के क्वेश्चंस करा रही थी ना गाइस आपको, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस वहां भी करा रखे हैं। मैंने आपसे कहा था कि पीवाईक्यू रिपीट होता है, और रिपीट हुआ है। जो अक्टूबर में पूछा था वो नवंबर के 2024 के एग्जाम्स में पूछ लिया गया। तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दे रही हूँ कि क्या पता कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो एक्टिव पोर्टफोलियो में क्या होता है, यहां पर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि जो भी मार्केट का रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न उनको मिले, मतलब आउट परफॉर्मेंस की बात करता है। तो थोड़ा सा रिस्की होता है ये, इसीलिए यहां पर आप देखोगे जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है एक्टिवली बाय और सेल करता रहता है आपके इन्वेस्टमेंट को, ताकि आपका जो यहां पर गोल है, यानी कि मार्केट के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल किया जाए। इसको एक्टिव पोर्टफोलियो बोलते हैं। पैसिव में क्या होता है, पैसिव थोड़ा सा आपको इसमें रिस्क कम देखने को मिलता है, क्योंकि जितना मार्केट का रिटर्न है उतना ही आप यहां पर एक्सपेक्टेशंस रखते हो, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस यहां पर नहीं होती है। तो फ्रिक्वेंटली इसमें बाय और सेल करने की, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक आता है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर का कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द पोर्टफोलियो एंड द स्ट्रेटजी, यानी कि अब क्लाइंट के पैसे को कहां लगाना है, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, और व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल, ये सारा कौन डिसाइड करता है, यहां पे पोर्टफोलियो मैनेजर्स यहां पर डिसाइड करता है। बेस्ट किसके लिए होता है, ऐसे क्लाइंट्स के लिए जिनके पास लिमिटेड टाइम है या लिमिटेड नॉलेज है, उनके लिए ये जो आपका डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब क्योंकि यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर डेडिकेटली आपके एंड टू एंड सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है, इसलिए यहां पर हायर फीस देना पड़ता है आपको, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर किसकी होती है, पोर्टफोलियो मैनेजर की होती है। इसका जस्ट अपोजिट कौन सा है, नॉन डिस्क्रिशनरी। यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर डिसीजन नहीं लेता है, ये सिर्फ आपको गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा, आइडिया देगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो है फाइनल कॉल या फाइनल डिसीजन होता है। तो पीएमएस यहां पर कैसे वर्क करता है, एज अ एडवाइजर, एज अ गाइड यहां पर वर्क करता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बेसिक सा था, 4 तरीके के आपको पीएमएस देखने को मिलते हैं। हाँ जी, यहां तक बताइए किन्हीं को कोई डाउट है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग गाइस। फिर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आर प्राइमरली ऑफर टू, तो किसको ऑफर किया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस। आपको क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन है, ऑल रिटेल बैंकिंग कस्टमर, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स एंड सैलरीड एम्प्लॉय, या ओनली कॉर्पोरेट क्लाइंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो सर्विसेज होती है ना, हम किसको प्रोवाइड करते हैं गाइस, तो जो हमारे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, यानी HNI कस्टमर्स जो होते हैं, उनको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर मिनिमम अगर किसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना मिनिमम अमाउंट होता है गाइस, 50 लाख होता है। ठीक है, एज पर द सेबी रेगुलेशंस यहां पर रिक्वायरमेंट मिनिमम कितनी होती है, 50 लाख की होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आइए आगे आइए, थोड़ा सा रोल देख लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजर करता क्या है, तो आपको कस्टमाइज सर्विसेज देता है, जो कि हेल्प करता है यहां पर कस्टमर्स के जो भी उनके नीड्स होते हैं, जो कि उनके फाइनेंशियल गोल होते हैं, उनको अचीव करने में। तो एज पर द रिस्क एपेटाइट ऑफ द कस्टमर, यहां पर उनके नीड्स को कस्टमाइज करके उनको बेटर सॉल्यूशंस देने में हेल्प करता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, तो हम यहां पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, तो मिक्स ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि हम स्टॉक में लगाना, फिक्स्ड इनकम में लगाना, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, कैश, हर तरीके से हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली एसेट एलोकेट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, ठीक है, ये सारी चीज किसका काम होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर का होता है, रीबैलेंसिंग करना। ठीक, अब यहां पर जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, क्योंकि वो लाइसेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, तो स्पेशलाइज्ड होता है अपने सेक्टर्स में, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि NISM का पेपर उनको देना होता है, ठीक है, जिसके बाद वो पोर्टफोलियो मैनेजर बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके
पोर्टफोलियो मैनेजर से रिलेटेड आपके सारे के सारे वर्क और सर्विसेज होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज का टॉपिक था गाइस। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, अदरवाइज मैं यहीं पे सेशन को रैप अप करूंगी। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके मैम। आपके यहां पर स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है गाइस? अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल ईयर बोलते किसको है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका फाइनेंशियल ईयर और एंड कब होता है गाइस? 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, राइट? कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे आप लोगों को? चलिए, अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला है द ईयर इन विच टैक्सेस आर फाइल्ड, दूसरा है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, ऑप्शन सी द ईयर इन विच द गवर्नमेंट अनाउंसेस द बजट, और ऑप्शन डी द ईयर इन विच असेसमेंट इज कंप्लीटेड। तो आपको बताना है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो द ईयर इन विच टैक्स आर फाइल्ड, तो जिस ईयर में हम टैक्स को गाइस फाइल करते हैं ना, उसको हम असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर इसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा यहां देखिए द ईयर इन विच द गवर्नमेंट अनाउंसेस द बजट। बजट कौन सी ईयर में आपको अनाउंस किया जाता है? बजट ईयर नहीं, हर साल आपको फरवरी में बजट अनाउंस किया जाता है, राइट? तो ये भी आपका गलत है। चलिए, अब 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं बी और डी, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न और द ईयर इन विच असेसमेंट इज कंप्लीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, इसी को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग सौरभ, हेलो आरुषि, हाय। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? आइए थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। देखिए, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप टैक्स फाइल रिटर्न करते हो। ठीक है, तो जिस ईयर में आपने फाइनेंशियल ईयर इज असेस्ड टू द टैक्स रिटर्न आर फाइल, तो जहां पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक आपने इनकम अर्न किया है, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा? 2021 से 22 ही तो कहलाएगा, है ना? ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया है, अब इसका टैक्स फाइल रिटर्न किस ईयर में करते हो? तो अगले साल करते हो, नेक्स्ट ईयर में करते हो, उसी को तो असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तो कौन से ईयर में आप करने वाले हो? 2022 2023 इसी ईयर में करने वाले हो ना? हाँ या ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर। जस्ट आफ्टर योर फाइनेंशियल ईयर जो ईयर आता है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो हमेशा असेसमेंट ईयर में ही करते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक बेसिक सा डिफरेंस है कि नहीं? चलिए, अब यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं टैक्स पर्पस के हिसाब से। टैक्स पर्पस के हिसाब से जैसे अगर मान लीजिए 2021 और 23 आपका असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न किया होगा तभी तो असेस कर रहे हो असेसमेंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर इसका कौन सा हो जाएगा? 2021-22, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टैक्स के केस में ये 2 नाम होते हैं, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर सेम ईयर होता है इन टैक्स पर्पस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अब बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, जिन्होंने भी टैक्स फाइल किया होगा उनको पता होगा, राइट? चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। अब एक बेसिक डिफरेंस आपसे क्या पूछा था एग्जाम में कि आप मुझे की डिफरेंस बता दो फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बारे में। तो अब तो मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है एंड असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच दैट इनकम इज असेस्ड टू टैक्स एंड रिटर्न इज फाइल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी financial year is the year when the taxes are filed and assessment year is the year when the income is earned. Option C, financial and assessment year are the same and used interchangeably. Okay, and option D, financial year is the calendar year and assessment year is the financial calendar year. चलिए थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, आइए थोड़ा सा ऑप्शन बी पे आइए। फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर व्हेन द टैक्सेस आर फाइल्ड, बिल्कुल ही गलत है। इस ईयर में तो हम
क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर में हम टैक्स फाइल करते हैं। चलिए दूसरा देखिए ऑप्शन, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है, ना कि असेसमेंट ईयर, तो ये भी गलत है। फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ईयर बोलते हैं और असेसमेंट ईयर को फाइनेंशियल ईयर, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, एंड असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम टैक्स को फाइल करते हो। ठीक है, ऑल गुड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है ना, बताइए यहां तक कोई दुख दर्द है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। गुड, वेरी नाइस, काफी लोग आंसर्स कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूछा था व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स। आप लोगों को याद आ रहा है क्या, नवंबर का क्वेश्चन करा रही थी तो मैंने कैपिटल गेन टैक्स कराया था। अब मैं बार बार आपको कहूंगी कि पीवाई की रिपीट होता है, तो अब तो शायद आप यकीन कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स। भैया क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स? चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, अ टैक्स लिवाइड ऑन द सैलरी इनकम, ऑप्शन बी अ टैक्स लिवाइड ऑन द प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द कैपिटल एसेट्स, ऑप्शन सी अ टैक्स लिवाइड ऑन द बैंक डिपॉजिट, ऑप्शन डी अ टैक्स लिवाइड ऑन द गिफ्ट रिसीव्ड। तो कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है गाइस? तो कैपिटल, जैसे कैपिटल गेन, सबसे पहले तो आप कैपिटल समझो। कैपिटल क्या हो सकता है, कोई भी आपकी एसेट्स हो सकते हैं, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ये आपका कैपिटल है, राइट। अब मान लो कि कोई बिल्डिंग है, आपने 10 लाख में खरीदी थी, ठीक, 10 लाख में 2020 में खरीदी। अब 2022 में इसी बिल्डिंग को आपने बेच दिया, ठीक है। कितने में बेच दिया, मान लो 30 लाख में आपने इस बिल्डिंग को बेच दिया। तो आपको यहां पर गाइस प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 20 लाख का आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, जिसको आप कैपिटल गेन बोलते हो। और ये जो 20 लाख है, इस पे आप टैक्स फाइल करते हो, जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स के नाम से जानते हैं। क्या अब आपको समझ में आया कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? चलिए अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। अब देखिए किसमें आपको लिखा है, अ टैक्स लिवाइड ऑन द सैलरी इनकम, नहीं भैया, अ टैक्स लिवाइड ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द कैपिटल एसेट। यहां पे आप देखो, ये जो प्रॉफिट आपको 20 लाख का हुआ है, किस पे हुआ है, फ्रॉम द सेल ऑफ योर कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट आपका क्या था, यहां पे बिल्डिंग था, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत थी, यहां तक किन्हीं को दिक्कत थी? नहीं ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पे क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए आगे चले क्या, आइए थोड़ा सा और भी कैपिटल गेन, वैसे मैंने आपको बता रखा है, स्पेशल सेशन भी ले रखा है, इस पे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं जरूर यहां पे दूंगी कि अगर सवाल आपसे ये पूछता है कि जो भी टैक्स एप्लीकेबल होता है कैपिटल गेन पे, वो कब अप्लाई किया जाता है, तो जिस ईयर में आपने अपने प्रॉपर्टी को, अपने एसेट को सेल किया है। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने 2022 में अपने प्रॉपर्टी को सेल किया था, तो मैं कैपिटल गेन टैक्स जो होगा, यानी कि जो भी टैक्स होगा, मैं कौन से ईयर में पे करूंगी, 2022 में। नो मैटर मेरे को मनी 2023 या 24 में मिल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बेचा कब है अपने कैपिटल को, 2022 में, तो टैक्स कब पे करूंगी मैं, 2022 में टैक्स को पे करूंगी। बेसिक सा है फंडा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दो तरीके के कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डिटेल में जानना है तो संडे की स्पेशल क्लासेस को जाके देखिए। चलिए यहां पर कितने कैपिटल एसेट्स इंक्लूडेड होते हैं, तो ये सारे का आपको नाम मैंने लिख दिया है स्क्रीन पे, यू कैन गो थ्रू दैट। जैसे कोई भी लैंड हो सकता है, व्हीकल, मशीनरी, पेटेंट, ज्वेलरी, बिल्डिंग्स, हाउस प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, ये सारे आपके क्या होते हैं, कैपिटल एसेट होते हैं। और इस पे जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो उस पे आप टैक्स पे करते हो, जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स के नाम से जानते हैं। गुड, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। स्क्रीन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आइए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज करेक्ट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, पहला स्टेटमेंट। ऑप्शन बी पढ़िए, द एलिजिबल एज ग्रुप फॉर
PMJJBY इज 18 से 50 साल, ठीक है, विद अ रिन्यूएबल 1 ईयर कवर। ओके, ऑप्शन सी पढ़िए, द सम एस्योर्ड अंडर PMJJBY इज ₹2 लाख पर मेंबर। ऑप्शन नंबर डी, प्रीमियम फॉर PMJJBY इज पेड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रिन्यूड एनुअली। चलिए, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट बता रहा है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है, तो एक्सीडेंटल कवरेज स्कीम होती है ये, राइट। तो जीवन ज्योति बीमा योजना है ये, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो, पहला स्टेटमेंट पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन बी है। पहला देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, जीवन से क्या समझ में आता है, लाइफ की बात की जा रही है। तो यहां पर एक्सीडेंटल या हेल्थ कवरेज हो सकता है क्या, लाइफ कवरेज की बात की जा रही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है 18 से 50 साल, बिल्कुल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 साल का आपका एज ग्रुप होना चाहिए अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो, एलिजिबल होना है तो, ठीक है। और ये रिन्यूएबल होता है, हर साल आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द सम एस्योर्ड अंडर PMJJY इज 2 लाख पर मेंबर, ऐसा नहीं है, देखेंगे आगे क्या है। ऑप्शन डी देखिए कि प्रीमियम फॉर द PMJJY इज पेड ओनली वंस, नहीं, ऐसा नहीं है, एंड कैन नॉट बी रिन्यूड एनुअली, नहीं, हम रिन्यू करते हैं, एनुअली रिन्यू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा डिटेल में गाइस चलेंगे जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो ये सरकार के द्वारा लाया हुआ गवर्नमेंट का इंश्योरेंस स्कीम है जो कि आपके लाइफ कवरेज होती है, लाइफ इंश्योरेंस को कवर करता है फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण से आपका डेथ हो जाता है तो उस केस में ये आपका कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होता है, ठीक है। पॉलिसी टाइप कैसा होता है, तो 1 साल की कवरेज होती है, एवरी ईयर आप इसको रिन्यू करते हो, स्टेटमेंट यही था, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर जिसका एज 18 से 50 साल होगा वो इस स्कीम के तहत अपने आप को एनरोल करा सकता है। एक अकाउंट, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल एक ही अकाउंट यहां पर ओपन करा सकता है, एनरोल करा सकता है, ठीक है। आपकी एनरोलमेंट की यहां पर पेमेंट कैसे होती है, प्रीमियम पेमेंट, तो आप फुल एनुअल पेमेंट यहां पर करते हो। तो कितना एनुअल पेमेंट यहां पर किया जाता है गाइस, 436 रुपीज किया जाता है। अच्छा, बेनिफिट कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो डेथ बेनिफिट आपको 2 लाख का प्रोवाइड किया जाता है ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारणवश अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख तक का आपको कवरेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। अब सवाल यहां पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी पूछा जा सकता था। सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है, एक्सीडेंटल कवरेज होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है गाइस उसमें, तो 18 से 70 साल की होती है। तो ये आप याद रखिएगा, सुरक्षा बीमा योजना का क्या है, 18 से 70 साल है। आई गेस नवंबर के या जून के क्लासेस में मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया था पुरुषोत्तम जी, ये एक्सीडेंटल कवरेज है, लाइफ इंश्योरेंस फॉर अ डेथ ड्यू टू एनी कॉज, तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है ये, ठीक है। थोड़ी सी मुझसे ही गलती हो गई थी, स्लिप ऑफ टंग गाइस, स्लिप ऑफ टंग। बाकी आपको टर्मिनेशंस वगैरह कवरेज दी हुई है कि कब इसको टर्मिनेट किया जाता है। तो देखिए, अगर आप 55 साल की उम्र तक आ जाते हो तो आपका टर्मिनेशन हो जाता है, या फिर आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, या आप एनफ बैलेंस नहीं रख पाए हो अपने बैंक अकाउंट में अपने प्रीमियम को पे करने के लिए, उस केस में भी आपका ये कवरेज टर्मिनेट कर दिया जाता है। या आप एक से ज्यादा मल्टीपल अकाउंट्स में जब आप इनरोलमेंट करते हो, ठीक है, तो जो टोटल कवरेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक का रेस्ट्रिक्टेड है। और मैंने आपको क्लियरली कहा कि यहाँ पे पर इंडिविजुअल एक ही अकाउंट अपना एनरोल करा सकता है, तो मल्टीपल होगा तो भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बाकी ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि एनुअल जो प्रीमियम आप पे करते हो तो बाकी लोगों में, यानी LIC के पास कितना जाता है, एजेंट का कितना कमीशन है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस क्या है, उनका यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है। दो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट फिर भी मैंने आपको PPT में प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं, ओके। चलिए, तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। चलिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सवाल भी मैंने करा रखा है आपको, ये सवाल भी कराया है मैंने। आज 4 ऑप्शन है आपके पास, 2.5 पर एनम पेड ईयरली,
2.5 पर एनम पेड हाफ ईयरली, 5% पर एनम पेड ईयरली एंड 5% पर एनम पेड हाफ ईयरली। लो भैया, अब आप बताओ कि इंटरेस्ट क्या पे किया जाता है, क्या इंटरेस्ट होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5% पर एनम पेड हाफ ईयरली। ठीक है, इसको हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा ये स्कीम लाया गया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आप इंस्टीड ऑफ फिजिकल डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो ये आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट लगता है आपको 2.5% पेड किया जाता है हाफ ईयरली। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रिडेम्पशन की बात करें तो यहां पर आपको मैच्योरिटी होती है 8 साल की, लेकिन अगर आप उससे पहले प्री मेच्योर विड्रॉवल करना चाहते हो तो उस केस में आप 5 साल के बाद प्री मेच्योर विड्रॉवल भी कर सकते हो। जो भी इंटरेस्ट आपका यहां पर आता है ना, जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, वो सारे के सारे क्या होते हैं गाइस? टैक्सेबल होते हैं। ठीक है ना। और मैक्सिमम आप डिनोमिनेशन अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैक्सिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में करते हो, और जो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होता है 1 ग्राम में होता है, और मैक्सिमम आपका 4 kg होता है फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कोई भी HUF है, कोई भी इंडिविजुअल है, मैक्सिमम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है SGB में तो 4 kg तक कर सकता है। ठीक है, और 20 kg तक कौन कर सकता है? अगर कोई ट्रस्ट है, कोई एंटिटीज है फॉर द फिस्कल ईयर, तो वो क्या करेगा? 20 kg में इन्वेस्टमेंट करेगा। मिनिमम कितना होता है? 1 ग्राम। तो मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए 4 kg होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में है गाइस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वही मैंने बताया है, रेस्ट आपको पीपीटी में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू दैट। कोई दुख दर्द नहीं है, नहीं है, अब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से समझाने के बाद भी दुख दर्द होगा तो दिक्कत है गाइस, बहुत दिक्कत है। चलिए, तो यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहां पर अपने क्लासेस की। थोड़ा सा मैं अपना पेड क्लास प्रमोट कर दूं आपके सामने। तो आप देख सकते हो कि जो भी क्लासेस मैं लेती हूं आपको सब एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ये सारे पेड बैचेस की क्लास है, तो हर एक चीज मैंने आपको पेड बैच में पढ़ाया है। तो जो मैं आपसे बोलती हूं वही मैं करती हूं। ठीक है, उससे इवन ज्यादा करके देती हूं इन पेड क्लासेस। तो अगर किन्हीं को भी इनरोल करना है हमारे पेड क्लास को, तो आप देख सकते हो कोई ऐसा एस्पेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने स्किप किया हो, आपके एग्जाम में आ गया हो और आप रोने लगे हो कि अरे मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, चाहे वो कोई फाउंडेशन बैच हो, चाहे कोई मास्टरी बैच हो गाइस, चाहे 2.0 हो या 3.0, सब में मैंने कवर। इवन अभी क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, मैंने क्रैश कोर्स में भी ये सारी चीजें कवर की है। दो आपको पता है ये रिवीजन बैच है, मैंने सारे एस्पेक्ट्स को वहां पे कवर किया है। इफ यू वांट टू बाय दिस, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा गाइस, अगर किन्हीं को YouTube से क्लासेस पढ़नी है तो सबका मैंने लिंक दे दिया है। हर एक क्लासेस मैंने आपको फ्री में YouTube पे भी पढ़ाया। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है ना, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो 2 आपके जो है क्लासेस है, एक चैप्टर वाइज है और एक आपका फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट मिक्स मिलेंगे। तो दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट दे दिया है मैंने, आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्लेलिस्ट पे आपको कॉपी पेस्ट करके क्लिक कर लेना है। MCQ, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, राइट। आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत सारा आपने दिमाग लगा लिया है, अब चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनवा दिया है मैंने, जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। संडे स्पेशल क्लासेस, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रही थी कि मैंने संडे की स्पेशल क्लासेस में आपको कैपिटल गेन पढ़ाया है। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो संडे की क्लासेस को जाकर के देखिए, हर एक चीज मैंने संडे स्पेशल क्लासेस में डाली है गाइस, जाइए जाकर के इसको भी पढ़िए। साथ के साथ PYQ सीरीज तो आपका चल ही रहा है। अब तो PYQ आपका एंड पे आ गया है, 2-3 दिन की और क्लासेस होगी, फिर मई तक का पूरा PYQ मैंने आपको YouTube पे फ्री में पढ़ा दिया है। उसका भी प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप जाकर के सारे PYQ को पढ़िए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है गाइस, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैराथन सेशन आपका गया है, कल हो सकता है नवंबर 2024 का आपका मैराथन सेशन जाए। ठीक है, नवंबर 2024 का जाएगा, वो भी 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे का होगा वो भी सेशन, वो भी मैं अपडेट करा दूंगी यहाँ पे, और प्लेलिस्ट दे दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। गाइस, किन्हीं को मुझसे पढ़ना है, मास्टरी बैच लेनी है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको PDFs भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्रैश कोर्स की बात कर ले थोड़ी सी। चलिए, अभी आपका धमाका ऑफर आया है दशहरा का। ठीक है,
किन्हीं को क्रैश कोर्स लेना है, यानी कि नाउ इट्स टाइम फॉर कि फुल एंड फाइनल आप रिवीजन कर लो। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, अब उसको रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। कैसे करेंगे रिवीजन? आप इस क्रैश कोर्स को बाई कर लीजिए। इसका लिंक आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोड क्या है? आपका सेलेब कोड है, कैप्स में 35% का आपको यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है। कितने अमाउंट का है ये? 1299 का है, ठीक है। तो आपको 80+ लाइव क्लासेस मिलेंगे और 60+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू का स्पेशल सेशन मिलेगा और साथ के साथ हर चीज की आपको पीडीएफ्स भी मिलेगी। तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू टेक दिस क्रैश कोर्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। आइए गाइज और बात करते हैं जैब सुपर प्लान के बारे में। किन्हीं को लेना है तो 2 तरीके का ये प्लान होता है, एक 6 मंथ का होता है, एक 12 मंथ का होता है। अब इसमें फायदे क्या हैं आपके? अगर आप 12 मंथ का प्लान लोगे तो 12 महीने यानी 1 साल तक आपको हर एक ऑन गोइंग अपकमिंग क्लासेस की एक्सेस मिलती रहेगी। 6 मंथ का लोगे तो 6 महीने तक की एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आपको अगर लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। यहां भी सेलेब कोड का इस्तेमाल कीजिए, 35% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइज इसके अलावा अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, या आप पुराने हो लेकिन आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर एक फैकल्टी आपको पीडीएफ यहीं पे प्रोवाइड करती है। लिंक आपको इसका भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे मैराथन सेशन आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखें। चलिए 24 घंटे में से 1 मिनट ले लूं आप लोगों का। चलिए फटाफट से फीडबैक दे दीजिए मुझे। आप लोग कमेंट सेक्शंस में अपने अपने फीडबैक्स बताइए, क्लासेस कैसी लग रही है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, क्या आपने जो टॉपिक मैकमिलन बुक से पढ़ा है और यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई दुख दर्द है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। जो लाइव देख रहे हैं लाइव सेशंस में बताएंगे, जो बाद में रिकॉर्डेड सेशंस को देखने वाले हैं वो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी जैब एग्जाम्स रिलेटेड कोई दिक्कत आती है या मेरे कंपोनेंट रिगार्डिंग दिक्कत आती है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे 12 बजे गाइस। 12 बजे आप लोग लाइव आ जाइएगा। कल संडे की क्लासेस होगी तो चाय कॉफी जो भी है, कॉपी पेन सब लेकर के बैठिएगा। कल की क्लासेस को आप पीवाईक्यू सीरीज है तो डेफिनेटली आप मे की क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए कल के, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए गुड नाइट